थूकना चंदन का पसंदीदा हथियार था। उस दिन वह एक ऐसे फायरमैन की तरह था जिसके पास नियंत्रण से बाहर आग बुझाने वाला यंत्र था। उसकी भावनाएं पागलों की तरह उछलने से लेकर पूरी तरह से विक्षिप्त होने तक की थी। 2 हफ्ते चरम महीनों के बीच में मैंने तुम्हें अनुमति दी थी। मैंने अनुमति दी थी ना? चंदन ने कहा। उसके मुंह के 4 फीट के दायरे में गुटखा और लार हर जगह फैल रहे थे। मैं बीमार पड़ गया था सर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मैंने कहा। सौरभ और मैंने कुछ मिनट पहले ही पेट के संक्रमण के बारे में गूगल किया था। वह क्या है? चंदन ने अपना पान चबाते हुए कहा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे संक्रामक दस्त के रूप में माना जाता है, जठरांत्र संबंधी मार्ग की सूजन है जिसमें पेट और छोटी आंत शामिल होते हैं। मैंने विकिपीडिया पृष्ठ से पहली पंक्ति का शब्दश दोहराते हुए कहा। चंदन ने मेरी ओर देखा। उसका मुंह घृणा से मुड़ गया। सौरभ ने विकिपीडिया पर दिए गए विवरण को पूरा करते हुए कहा। लक्षणों में दस्त, उल्टी और पेट दर्द शामिल हो सकते हैं। बुखार, ऊर्जा की कमी और निर्जलीकरण भी हो सकता है। तुम जेईई या मेडिकल पढ़ाते हो? चंदन ने कहा। हाँ सर, मैंने कहा। तो तुम मेडिकल की तरह बातें क्यों कर रहे हो? माफ करना सर, मैंने कहा। 3 हफ्ते के लिए तुम गायब हो जाओ। मैं तुम्हारी तनख्वाह में से कटौती करने जा रहा हूं। क्या इसका मतलब यह था कि वह बेवकूफ हमें नौकरी से निकालेगा? ठीक है, मैं तनख्वाह में कटौती के साथ रह सकता हूँ। बेशक सर, मैंने कहा। मुझे 2 बार खांसी आई। जब आप बीमारी का बहाना करते हैं तो आपको खांसना ही पड़ता है। मुझे तुम्हारी धमकियों की परवाह नहीं है। मेरी पत्नी वैसे भी मुझे छोड़कर जाने वाली है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सौरभ ने कहा। यह सुनकर मुझे खेद हुआ सर। हाँ, उसने कहा कि मेरे साथ रहना असंभव है। मुझे परवाह नहीं, वह जा सकती है। बेशक यह पूरी तरह से उसका ही नुकसान है, मैंने कहा। क्या? कुछ नहीं सर, मुझे उम्मीद है कि आप अनुपस्थित अनुपस्थित रहने के दौरान अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे। हम लेंगे सर, हमें बस कुछ और दिन की छुट्टी चाहिए, मैंने कहा। और दिन? चंदन ने कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर की क्लास में बैठे लोग उसकी आवाज सुन सकते थे। मेडिकल टेस्ट सर, सौरभ ने कहा। वह ठीक हो गया है, लेकिन हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। तुम्हें श्रीनगर वापस जाना है? चंदन चिल्लाया। नहीं सर, मैंने कहा। सिर्फ दिल्ली में, बस कुछ दिनों के लिए। तो तुम जाओ, लेकिन मनीष को क्यों जाना है? सौरभ ने कहा। मेरा नाम सौरभ है सर। चंदन ने उसे संदेह से देखा। हाँ सर, वैसे भी मैं अस्पताल की उनकी मदद करने जाऊंगा। मैं अभी भी कमजोर हूँ सर, मैंने कहा। मैंने 5 बार खांसी की। चंदन ने अपना कुंडा कुर्सी का कुंडा पिछली ओर धकेल दिया, मानो मुझसे कुछ इंच दूर रहने से वह मेरे कीटाणुओं से बच जाएगा। कॉलर वाली स्पोर्ट्स टी शर्ट और सफेद सूती शॉर्ट्स शाम की सेना के अधिकारी यही पहनते हैं, सौरभ ने बताया। हम अर्जुन विहार के प्रवेश द्वार पर गार्ड पोस्ट के सामने सड़क पर खड़े थे। हमने धौला धुआं धौला कुआं के पास स्थित 20 अपार्टमेंट टावरों वाली आर्मी कॉलोनी अर्जुन विहार की पूरी बाहरी परिधि का स्कैन किया था। हमने मुख्य द्वार पर सुरक्षा चौकी को कुछ घंटे तक देखा। शाम को कॉलोनी में पैदल आने जाने वालों की का भारी तांता लगा रहता था। अगर लोग वहां के निवासी जैसे दिखते थे तो सुरक्षा गार्ड उन्हें बिना किसी विशेष जांच के अंदर जाने देते थे। अगर शाम के खेल के कपड़े पहने कोई अधिकारी आत्मविश्वास के साथ अंदर आता था तो गार्ड उनकी तरफ देखते तक नहीं थे। महिलाएं और बच्चे बिना किसी परेशानी के अंदर बाहर आते जाते थे। सुरक्षा गेट पर केवल उन्हीं पुरुषों को रोका जाता था और उनसे पूछताछ की जाती थी जो थोड़े खोए हुए या कम फौजी दिखते थे। मैंने कहा, चलो सही कपड़े पहनकर आते हैं। 3 दिन बाद सौरभ और मैं फिर से अर्जुन विहार मुख्य द्वार पर पहुंचे। हम अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन शाम को बिल्कुल एक ही समय पर। हम दोनों ने एक दूसरे अधिकारियों की तरह की पोशाक पहनी थी, एक कॉलर वाली सफेद टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स। गुड इवनिंग सर, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने कहा। हमने तय किया था कि चूंकि सौरभ थोड़ा मोटा था
इसलिए उसे मेरा सीनियर होना चाहिए। क्या टाइमिंग है नौजवान, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, सौरभ ने अजीब ढंग से कहा। उसे लगा कि अनौपचारिक उसे लगा कि औपनिवेशिक ब्रिटिश लहजे में ऐसा हो रहा है और उसने मेरी पीठ जोर से थपथपाई। सेना कमांडर की बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। मैंने कहा, मैंने अभी अभी शाम को सैर पूरी की है सर। सौरभ ने कहा, आओ नौजवान, घर आकर शराब पीते हैं। मुझे लगता है कि हमने नाटक को बहुत बढ़ा दिया। वैसे भी गार्ड ने हमें मुश्किल से देखा। हम अर्जुन विहार के अंदर गए और केंद्रीय उद्यान चतुर्भुज की ओर चले गए। आवासीय टावर इस सार्वजनिक उद्यान को घेरे हुए थे। हम फैज का घर कैसे ढूंढेंगे? सौरभ ने कहा। मैंने कहा, उसने भूतल का उल्लेख किया था। यहाँ भूतल पर बहुत सारे फ्लैट हैं, 20 टावर, हर टावर में 2 ग्राउंड फ्लोर फ्लैट। यह 40 अपार्टमेंट में से एक है। सौरभ ने कहा, हर एक की जांच करने में बहुत समय लगेगा, हमें किसी से पूछ लेना चाहिए। इससे बचा जा सकता है, मैंने कहा। चलो टहलने चलते हैं, हम जितनी ज्यादा नाम पट्टिकाएं पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। हम केंद्रीय चतुर्भुज के किनारे किनारे चले। हमने उन घरों को अनदेखा कर दिया जिनमें रोशनी थी। इसका मतलब था कि लोग वहीं रहते थे और फैज ने हमें बताया था कि उसका परिवार दुबई में है। मेजर यादव? यह नहीं, मैंने कहा। कैप्टन आलूवालिया? यो भी नहीं, सौरभ ने कहा। 15 मिनट बाद हम टावर 8 में ग्राउंड फ्लोर के एक घर से गुजरे। इसके अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी। इसमें नाम की प्लेट भी नहीं लगी थी। हालांकि इसमें अरबी सुलेख के साथ एक गोलाकार साइन बोर्ड लगा हुआ था। मुझे पता है इसका क्या मतलब है। भगवान महान है। द गॉड इज ग्रेट। जहरा के पास भी ऐसा ही पेंडेंट था, मैंने कहा। सौरभ ने कहा, तो यह एक मुस्लिम व्यक्ति का घर है। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि हमारे पास कोई नहीं था। हम अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। मैंने बगीचे में झांका। मुझे एक पुराना और उपेक्षित डबल स्ट्रोलर दिखाई दिया। उसने अपने जुड़वा बच्चों की उम्र कितनी बताई थी? मैंने पूछा। 3 साल पुरानी। ओह, यह डबल स्ट्रोलर है, छोटे जुड़वा बच्चों के लिए है। यही जगह है, चलो चलते हैं। हम अगले रविवार को फिर आएंगे, T20 फाइनल के दिन, मैंने कहा। मैच कब शुरू होगा? 8 बजे। हमने उसी तरीके से अर्जुन विहार में प्रवेश किया। सौरभ और मैं स्पोर्ट्स ड्रेस में गेट पर मिले। इस बार हम अपने साथ एक बैग लेकर आए थे। चूंकि मैच शुरू होने में अभी समय था, इसलिए हम टावर 8 की 10 मंजिलों पर चढ़ गए और छत के लैंडिंग एरिया के पास इंतजार करने लगे। हमने फैज के घर में T20 वर्ल्ड कप फाइनल के समय प्रवेश करने का फैसला किया था, जब अर्जुन विहार में हर परिवार टीवी देखने में व्यस्त था। 1 घंटा और, मैंने कहा। सौरभ ने अपने फोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कैंडी क्रश में 300वें के लेवल पर हूँ। कैंडी क्रश? क्यों, अब कोई टिंडर नहीं? मैंने पूछा। टिंडर को धिक्कार है, सौरभ ने फोन पर अपनी उंगली फिसलाते हुए कहा, क्योंकि वह सभी जेली को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वह सभी जेलीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें पिछले हफ्ते टिंडर मैच नहीं मिला? वह एक ट्रांसवेस्टाइट निकला। क्या? उसने कहा कि मेरे पास ब्ला ब्ला और दिल है। मिलना चाहोगे? मैं जोर से हंस पड़ा। 3 में से 2 बुरे नहीं है, मैंने कहा। तुम एडजस्ट कर सकते थे। चुप रहो। तुम चाहते हो कि फौजी आकर हमें पीटे? सौरभ ने कहा, आंखें अभी भी अपने फोन की स्क्रीन पर ही थी उसकी। 1 घंटे बाद समय आ गया। सावधान, मैं फुसफुसाया। सौरभ ने सौरभ ने बाड़ को अलग किया ताकि हम फैज के बगीचे में जा सकें। हम लॉन पर चुपके से चले गए। मैच शुरू हो चुका था और कॉलोनी वीरान लग रही थी। मैंने चारों ओर मेरे ऊपर के अपार्टमेंटों को देखा। अंधेरे में मैं किसी को नहीं देख पा रहा था। सौरभ घास पर बैठ गया और अपना बैग खोला। उसने पावर ड्रिल, एक बैटरी पैक और 3 तौलिए निकाले। उसने बैटरी पैक को ड्रिल में डाला और बिजली चालू कर दी। ड्रिल से आने वाली तेज आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। अरे, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, ये बहुत शोर कर रहा है। रुको तुम,
सौरभ ने कहा। उसने पावर ड्रिल बंद कर दी और उसके चारों ओर 3 तौलिए लपेट दिए। हम सामने के दरवाजे तक गए तो बगीचे की ओर था और मैंने ताला जांचने के लिए अपने फोन की टॉर्च जलाई। क्या तुम यह कर सकते हो? मैंने पूछा। यह एक दरवाजे का हैंडल लॉक है, सौरभ ने कहा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं इसे खोलूंगा तो लॉक को बदलना ही पड़ेगा। जब भी वह आएगा उसे पता चल जाएगा कि कोई तो घुसा है। जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि कौन घुसा है, मैंने कहा, और वह जल्दी ही आने वाला नहीं है। सौरभ ने पावर ड्रिल पर एक पतली ड्रिल बिट लगाई और उसे चाबी के छेद पर दबाया। तैयार हो? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। उसने ड्रिल चालू की और वह काम करने लगा। मैंने कहा, अभी भी शोर है भाई। तौलिए से भी कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। बस कुछ सेकंड और रुको। मुझे लगा कि एक लॉन पिन निकल गई है। सौरभ ने एक मोटे ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया। वह ड्रिल करता रहा। रुको गोलू, बहुत तेज आवाज आ रही है। कोई बात नहीं भाई। सौरभ ने तौलिया लपेटी हुई मशीन पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। बस बस हो गया। सभी 6 पिन निकल गई। क्या? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने ड्रिल को वापस बैग में रख दिया। मैंने अंधेरे में दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था। ड्रिलिंग की वजह से धातु गर्म हो गई थी। मैंने उसे दाईं ओर घुमाया और दरवाजा खुल गया। सौरभ ने कहा, घर में स्वागत है डियर। हम एक अंधेरे कमरे में चले गए। सौरभ और मैंने अपने फोन की लाइटें इधर उधर घुमाई। मैंने युद्ध के दृश्यों की कुछ पेंटिंग्स और ड्राइंग रूम में एक सोफा देखा, लेकिन वहां बहुत अंधेरा था और कुछ और नहीं देख पाया। अब क्या करें? सौरभ ने पूछा। कुछ नहीं, कोई बिस्तर ढूंढो और सो जाओ। हमें सिर्फ सुबह ही कुछ ढूंढ सकते हैं, हम लाइट नहीं जला सकते। क्या तुम्हें यकीन है कि हम अपने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल करके कुछ नहीं ढूंढ सकते? ओह, सौरभ दर्द से चिल्लाया क्योंकि मैंने एक तेज आवाज सुनी। क्या हुआ? मैं टेबल से टकरा गया था, सौरभ ने कहा। वह लंगड़ाता हुआ सोफे पर बैठ गया। आराम करो गोलू, हम सुबह तक कुछ नहीं करेंगे। सौरभ मेरे बगल में खर्राटे ले रहा था। सुबह 5 बजे का मेरा फोन अलार्म बजता रहा। मैं बिस्तर पर बैठ गया और बाहर शाम का नजारा देखने लगा। मुझे डर था कि कोई हमें ढूंढ लेगा। मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाया था। मैंने बेडरूम में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ एक स्टडी टेबल देखी। उस पर फैज के परिवार की फ्रेम वाली तस्वीर थी। हम सही घर में थे। उठो और देखो गोलू। अगले 3 घंटों में हमने खान परिवार के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने नाश्ते में 2 ब्रांड के अनाज खाए, चोकोस और सादे कॉर्नफ्लावर्स। उनके किचन की ऊपरी अलमारियों पर मिल्क मेड कंडेंस्ड मिल्क के 2 डब्बे रखे थे। उन्होंने अपने लिए सिंथोल टॉयलेट साबुन और जुड़वा बच्चों के लिए जॉनसन्स बेबी का साबुन इस्तेमाल किया था। घर के 2 बेडरूम में से एक बच्चों का कमरा था। उसमें 2 पालने और 2 अलमारियां थी। हमने अलमारियां चेक की। उनमें से एक में कपड़े थे, दूसरे में स्टील के बक्सों में खिलौने रखे हुए थे। सौरभ ने उनमें से एक को बाहर निकाला। बहुत भारी है यार, सौरभ ने कहा। अंदर क्या है? मैंने पूछा। सौरभ ने अंदर झांका। स्पाइडरमैन, एक टूटी हुई टांग के साथ, मूंछों पर बना सुपरमैन। सबूत के तौर पर काम करता है कि बच्चे तो हैं। मैंने कहा, चलो मास्टर बेडरूम की जांच करते हैं। यह तो बंद है, मैंने फैज के बड़े बेडरूम के अलमारी के पास खड़े होकर कहा। जैसे हमने पहले कभी ताले नहीं तोड़े हो, सौरभ ने कहा। सौरभ ने बैग से एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर निकाला और उस अलमारी के दरवाजों के बीच में घुसा दिया। कुछ जोरदार घुमावों से दरवाजा खुल गया। तुम इस काम में माहिर हो भाई, मैंने कहा। वैकल्पिक करियर, शायद मुझे लिंक्डइन में इस कौशल सेट का उल्लेख करना चाहिए। मैं फैक्स की अलमारी खोलने के लिए आगे बढ़ा। ट्रिंग, दरवाजे की घंटी बजने में हम दोनों चौंक गए। हमने समय देखा, 8:30 बज रहे थे। कौन है? सौरभ फुसफुसाया। मुझे क्या मालूम, मैंने फुसफुसा कर कहा। हम बर्बाद हो गए भाई। घंटी फिर बजी। मैंने कहा, चलो देखते हैं कौन है। हम दबे पांव बेडरूम से बाहर निकले और लिविंग रूम में आ गए। हम मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। सौरभ मुझसे 2 कदम पीछे था। घंटी फिर बजी। भाई, सौरभ ने कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। श्श, मैंने कहा।
मैंने झांकने के छेद में देखा। कौन है? सौरभ ने पूछा। मैंने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। 1 मिनट बाद दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति चला गया। वह सामने वाले घर में जा रहा था, मैंने कहा। मेरी नजर अभी भी झांकने के छेद पर थी। उस व्यक्ति ने सामने वाले घर की घंटी बजाई। वह उन्हें क्या बताने जा रहा है? सौरभ ने कहा। सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। एक नौकरानी कपड़ों का बंडल पकड़े खड़ी थी। उसने उसे घंटी बजाने वाले को दे दिया। वह व्यक्ति कपड़े लेकर चला गया। मैंने झांकने के छेद से अपनी नजर हटाई और सीधा खड़ा हो गया। वह धोबी था भाई, इस्त्री करने के लिए कपड़े लेने आया था, मैंने कहा और मुस्कुराया। उसने मेरा दिल इस्त्री करके सपाट कर दिया। मुझे लगता है कि यह फट जाएगा। चलो वापस बेडरूम में चलते हैं। मैं फैज की अलमारी में गया और उसे खोला। एक तरफ उसकी पत्नी के कपड़े थे। मैंने उन्हें खंगाला, लेकिन कोई प्रासंगिक चीज नहीं मिली। दूसरी तरफ कुछ था, फैज की सेना की वर्दी और नागरिक कपड़े। नीचे की अलमारियों में भारी काले जूतों के कई जोड़े थे। मैंने जूते निकाले और उन्हें बेडरूम के फर्श पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो भाई? सौरभ ने कहा। मैंने कहा, नीचे की अलमारियों की जांच कर रहा हूँ। पीछे जहां जूते रखे थे वहां मुझे एक स्पोर्ट्स बैग मिला। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला और खोला। उसमें 2 दर्जन टेनिस बॉल थी। मैंने बैग में हाथ डाला। मैंने कुछ ठंडी और आयताकार चीजों को छुआ। मैंने उसे बाहर निकाला। सौरभ ने जोर से कहा, वाह, मेरे हाथ में 100 ग्राम सोने के बिस्कुट थे। क्या ये सच है? मैंने पूछा। हाँ भाई। और भी है क्या? मैंने बैग को उल्टा किया। टेनिस बॉल उछल कर कमरे में लुढ़कने लगी। 9 और बिस्कुट उसमें से गिर गए। यह 1 किलो सोना है, मैंने कहा। इसकी कीमत क्या है? 30 लाख रुपए। सेना के लोगों को इतना अच्छा वेतन मिलता है? सौरभ ने कहा। नहीं गोलू, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कहा। सुबह की रोशनी में सोना चमक रहा था। क्या तुमने कहा कि खिलौनों का बक्सा भारी लग रहा था? मैंने पूछा। हाँ, क्यों? हम बच्चों के कमरे में भागे। स्पाइडरमैन, सुपरमैन और अन्य मूर्तियों के नीचे हमें 20 और बिस्कुट मिले, जो नीचे करीने से सजाए गए थे। बेशक बिस्किट पार्ले जी नहीं थे। मैंने कहा, सब कुछ देश के लिए। यह तो गड़बड़ है। क्या वह शायद कुछ गलत कर रहा है? सौरभ ने कहा। यह वह शायद कोई हत्यारा है। गोलू, चलो उसका कंप्यूटर चेक करते हैं। जैसे ही सौरभ ने फैज का पीसी ऑन किया, मेरी नजर स्टडी टेबल के 4 दराजों पर पड़ी। मैंने कहा, हमें इनकी भी जांच करनी होगी। उनके पास 1800 के दशक की एक मशीन है। इसे चालू होने में बहुत समय लगता है। सौरभ ने कंप्यूटर मॉनिटर पर नजर रखते हुए कहा, मैं इस पुराने घोड़े को अच्छी तरह से काट दूंगा। मैंने दराजों में खोजबीन की। नीचे के 3 दराजों में कुछ भी नहीं था। स्टेशनरी और अन्य घरेलू सामान जैसे कि मापने वाले टेप और चार्जिंग केबल से सामान बाहर निकाला गया। ऊपर वाला दरवाजा बंद था। मैंने कहा, इसके लिए चाबी की जरूरत है। चाबी? सौरभ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। वह क्या है? उसने ड्रिल की ओर इशारा किया। 2 मिनट बाद ऊपर का दराज खुला था। दवाई यहाँ है, थोड़ी सी नकदी, मैंने कहा, सामान को उंगलियों से छूते हुए। और ये है? वाह, इतनी सारी प्रेगनेंसी किट। क्या? सौरभ ने कहा। मैंने प्रेगन न्यूज के 3 पैकेट निकाले। सौरभ ने मुझसे एक पैकेट लिया और उसे खोला। उसमें बीच में एक साफ आयताकार खिड़की के साथ एक प्लास्टिक की पट्टी थी। आप इसका क्या करते हैं? सौरभ ने पूछा। तुम इस पर बाथरूम कर दो। फैज करता है? तुम बेवकूफ हो गोलू। औरत बेवकूफ है। अगर 2 धारियां दिखें तो समझ लो वो गर्भवती है। सौरभ ने परिवार की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह फैज की पत्नी हो सकती है। शायद वह तीसरा बच्चा चाहते हो। मैंने प्रेगन न्यूज बॉक्स की जांच की। एक तरफ इसमें एक छोटा सा सफेद स्टिकर लगा था। स्टिकर पर एक बारकोड और टेक्स्ट था, जिस पर ब्रैकेट INR 50 छपा था। गोलू, तुम्हारे पास जारा की तिजोरी की तस्वीरें हैं? हाँ, मुझे पता है, सौरभ ने कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करते हुए कहा। वैसे इस बेवकूफ के कंप्यूटर पर पासवर्ड भी नहीं है। हैकिंग की जरूरत ही नहीं।
कितनी बड़ी निराशा की बात है। क्या तुम अंदर आ सकते हो? यह लो, यह डेस्कटॉप है। सौरभ ने कंप्यूटर माउस पर हाथ मारते हुए कहा। लेकिन क्या तुम मुझे पहले तिजोरी की तस्वीरें दिखा सकते हो? सौरभ ने अपना फोन मुझे थमा दिया। मैंने जारा की तिजोरी में प्रेगनेंसी किट की तस्वीरें खोली। मैंने जूम इन किया। मैंने कहा, यह वही केमिस्ट टैग है जो यहाँ मौजूद किटों पर है। सौरभ ने तस्वीर की तुलना प्रेगा न्यूज पैकेट से की। हाँ हाँ, मैंने कहा, वे एक ही जगह से खरीदे गए थे। फैज ने उनमें से बहुत सारे खरीदे, कुछ जारा को दे दिए। मामला पक्का हो गया। झुमके के बारे में भी बताया गया। जारा गर्भवती थी? फैज के बच्चे की? मैंने पूछा। मैं सदमे में बिस्तर पर बैठ गया और ऊपर छत को घूरने लगा। संभवतः। लेकिन क्या हुआ? क्या उसने उसका गर्भपात करवा दिया? क्या वह मरते समय गर्भवती थी? मैंने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया। तुम ठीक हो भाई? यह तो गड़बड़ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जारा ऐसा कर सकती है। मैं बेवकूफ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वह इस ब्रह्मांड की कोई आदर्श आत्मा है, जबकि वह जात बेकार लड़की है। श्श, ऐसा होता है भाई। उसने मुझसे कहा, मैं रघु के साथ खुश हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगा कि इसलिए वह वापस नहीं आ रही। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने फैज की पारिवारिक तस्वीर उठाई और उसे सामने की दीवार पर पटक दिया। कांच का फ्रेम सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। भाई, अपने आप को काबू में रखो। अगर लोगों ने हमारी बात सुन ली तो हम मर जाएंगे। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। चलो चलते हैं। क्या मैं कम से कम उसका कंप्यूटर तो चेक कर लूं? सौरभ ने कहा। जो भी हो करो, मैंने कहा। इस बीच बिस्किट पैकेट पैक कर लो। चलो, इस आदमी को पकड़ने के लिए सबूत के तौर पर कुछ तो मिला। ठीक है, मैंने कहा। मैंने ऑटो पायलट पर काम करते हुए सोने के बिस्कुट को बैकपैक में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात ने ज्यादा परेशान किया, फैज ने जारा को मार दिया या फैज ने उसे गर्भवती कर दिया। यहाँ कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ कैप्टन का ब्राउजर इतिहास है। हमें सबूत चाहिए सौरभ। मैं नहीं चाहता कि पुलिस कहे कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। उसे पॉर्न पसंद है। पॉर्न हब में बहुत सारे फीचर हैं। मुझे भी यह पसंद है। उसे गोरे और जवान लोग ज्यादा पसंद है। चुप रहो और मुझे कोई यूजफुल बातें बताओ। शांत हो जाओ भाई। इसलिए उसने गूगल पर सर्च किया, दिल्ली में सबसे अच्छे तलाक के वकील। मैंने कहा, साफ तौर पर आदर्श खान परिवार आदर्श नहीं है। सौरभ ने इतिहास पलटते हुए अपनी बात जारी रखी। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स और दिल्ली में गर्भपात क्लिनिक पर बहुत सारी खोजें और क्लिक। क्या? हाँ, दिसंबर 2017 में जारा की मौत से 2 दिन पहले। बेवकूफ ने कभी भी अपना ब्राउजर इतिहास नहीं मिटाया। चलो, इसका इसका कंप्यूटर ही ले चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। मैंने ब्राउजर का इतिहास अपनी पेन ड्राइव में ले लिया है। सौरभ ने मुझे मेमोरी स्टिक दिखाते हुए कहा। ओके, और कुछ? सौरभ ने बताया, मुझे कंप्यूटर पर कुछ तस्वीरें मिली। फोन से बैकअप लिया गया है। सौरभ ने तस्वीरों की एक लाइब्रेरी खोली। ज्यादातर तस्वीरें कश्मीर के बारामूला कैंप की थी। कई तस्वीरों में फैज अपने सेना के साथियों के साथ पोज दे रहे थे। 30 तस्वीरों के बाद हमने फैज और जारा की एक सेल्फी देखी। वे एक हाउस बोट में खड़े थे, शायद श्रीनगर में। उसका हाथ उसके गले में था। वे कैमरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे प्रेमी युगल अभी अभी नींद से जागे हों। अगली तस्वीर में सूर्यास्त दिखाया गया था, जिसे हाउस बोट की खिड़की से लिया गया था। और सबूत चाहिए? सौरभ ने ताली बजाते हुए कहा। मैंने कहा, यह सूर्यास्त की तस्वीरें वही हैं जो जारा ने इंस्टा पर पोस्ट की थी। ठीक है, हम भी तस्वीरें लेते हैं, सौरभ ने कहा। उसने पेन ड्राइव को फैज के कंप्यूटर में प्लग किया और उनमें से सब कुछ निकाल लिया। काम पूरा होने के बाद सौरभ ने कंप्यूटर बंद कर दिया। चलो अब चलते हैं, मैंने कहा। हमें क्लास भी लेनी है। रुको, बस एक और बात भाई। क्या तुम्हें लगता है कि हमें जाने से पहले मैं उनके कुछ चॉकलेट खा लूं?